आज के समय में जबकि तकनीक बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, आज के समय में जबकि तकनीक बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, कभी भी ऐसे में कुछ भी आ जाए, थिएटर कुछ भी को हो आप जाए, कहाँ पाते हैं? रंगमंच की अपनी विशेष जगह थी, रंगमंच की विशेष जगह है और भविष्य में रंगमंच की विशेष जगह रहेगी। एक कैमरा जो एक्टिंग है और एक थिएटर एक्टिंग है, इसमें से बेस्ट किसको मानते हैं? मैं तो क्योंकि रंगमंच का अभिनेता रहा हूँ, रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो मैं तो कहूँगा कि मैं रंगमंच को ही ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। आजकल के जो युवा हैं उनका रुझान थिएटर एक्टिंग की तुलना में कैमरा एक्टिंग की तरफ अधिक है। आपको जो ट्रेनिंग आपको जिस उस लायक बना रही है, तो उसके प्रति आपकी भी कोई ना कुछ डेडिकेशन और डिवोशन आपका होना चाहिए। सिनेमा ने बहुत सारे आंदोलन देखे पूरे विश्व में। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में किसी आंदोलन की ज़रूरत है? अगर है तो क्या हो सकता है? समय के साथ साथ जैसे हमारे विचार बदलते हैं, जैसे जैसे हमारे वैल्यूज़ बदलते हैं, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों में बदलाव आता चला जाता है। आज किसी चेहरे की मोहताज हमारी फिल्म या ओटीटी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है आपको कि मेथड एक्टर्स की डिमांड अब बढ़ रही है? ये तो हमारे यहाँ शुरू से ही ये रहा है, जब से नाट्य परंपरा पनपी है, शास्त्र लिखा, नाट्यवेद की रचना हुई है, हमें तब 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया है। तो आज हम उसको मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज का जो मौजूदा साहित्य है वह कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है थिएटर को? जिंदगी में या समाज में जो भी घटित होता है उसका रिफ्लेक्शन हमारे साहित्य में आता है, चाहे साहित्य की किसी भी विधा हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो या काव्य की विधा हो या नाट्य की विधा हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और लेकर हाजिर हूं पॉडकास्ट एक खास मुलाकात। आज के हमारे मेहमान हैं देश की जाने माने मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में ख़ास स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आज का जो हमारा विषय है वह है थिएटर, अभिनय, मौजूदा तकनीक और भविष्य। तो सर, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी, आज के समय में जबकि तकनीक बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, ऐसे में थिएटर को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये हमेशा हर 8-10 साल के बाद ये सवाल बहुत ही पुरजोर तौर से आया है, क्योंकि जब रंगमंच था, रंगमंच के साथ जब सिनेमा आया, तब लोगों ने ये बात कही कि अब सिनेमा आ गया है तो रंगमंच का भविष्य अंधकार में है, रंगमंच का भविष्य अब थोड़ा, रंगमंच पीछे चला जाएगा क्योंकि अब सिनेमा आ चुका है। लेकिन आपको जान के अचंभा होगा, ताजुब करेंगे कि जब फिल्में आई तो जो हमारा पारसी रंगमंच था, फिल्मों ने पारसी रंगमंच का सहारा लिया, यानी कि फिल्मों को सहारा रंगमंच ने दिया। आप इस बात को मानिए। फिर उसके बाद जब ये आपके दूरदर्शन आए और इतने सारे प्राइवेट चैनल आए, तब लोगों को लगा कि अब तो इतने सारे मनोरंजन के और साधन हो चुके हैं, इतनी सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास, ओटीटी अब आ चुका है, तो रंगमंच का भविष्य पुनः जो है अंधकार में है, या रंगमंच अब पीछे चला जाएगा, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से हम ज़्यादा कहीं आगे आ चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि इस बार फिर से रंगमंच ने ही इन ओटीटी को, इन अलग अलग जो चैनल्स हैं उनको, या सिनेमा को एक बार पुनः सुदृढ़ बनाया, बल्कि रंगमंच के जो कलाकार थे उनकी वजह से क्वालिटी जो है डेवलप हुई कहीं ज़्यादा। बाकी रंगमंच का जो केंद्र बिंदु है वो अभिनेता रंगमंच में हमेशा केंद्र में रहा है। और आज आप जो आधुनिक फिल्मों की बात कर लें, या आप ओटीटी पे जितने भी ये सीरियल आ रहे हैं सब में बात कर लें, अभिनेता प्रधानता में है। और वही अभिनेता जो रंगमंच से निकल के आए हैं, आज सारे निर्देशक उन अभिनेताओं को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं, उनको ही अपने, कहा जाए आप सीरियल्स की बात कर लें, फिल्मों की बात कर लें, उनको ट्रेंड अभिनेता चाहिए। तो कभी भी कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, रंगमंच की अपनी विशेष जगह थी, रंगमंच की विशेष जगह है और भविष्य में रंगमंच की विशेष जगह रहेगी। उससे कोई उसका आधिपत्य छीन नहीं सकता। आपने ये बात अच्छी तरीके से स्थापित कर दी कि थिएटर का जो दौर है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसे कि आप एक थिएटर डायरेक्टर होने के साथ साथ अभिनेता भी हैं, तो एक कैमरा जो एक्टिंग है और एक थिएटर एक्टिंग है, इसमें से बेस्ट किसको मानते हैं आप? देखिए, अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं तो, क्योंकि रंगमंच का अभिनेता रहा हूँ, रंगमंच का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो मैं तो कहूँगा कि मैं रंगमंच को ही ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ।
ये बात अलग है कि हमारी अपनी सीमित कहा जाए कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एक वक्त में हम एक ही जगह हो सकते हैं, और जबकि सिनेमा में या फिल्म टेलीविज़न की बात करें तो एक वक्त में हम हज़ारों प्रेक्षागृह में हो सकते हैं, ऑडिटोरियम में हो सकते हैं, या करोड़ों हम टीवी चैनल्स पे हो सकते हैं। लेकिन रंगमंच के अभिनय का जो सुख है वो सुख हमें कैमरा अभिनय में नहीं मिल पाता है। उसका कारण ये क्योंकि वहाँ पे हमें एक ग्राफ नहीं मिलता है। हम अपने इमोशंस को कट करते हैं, फिर पुनः वापस जाते हैं। जो कहा जाए कि एक अभिनेता की संपूर्णता की जो तलाश होती है, किसी भी चरित्र को संपूर्ण तरह से वो जी लेता है, तो वो संभव है वो सिर्फ रंगमंच में ही संभव है, क्योंकि वो फिल्मों में नहीं है। फिल्म में हम क्या करते हैं कि लास्ट सीन जो है पहले कर लिया, पहला सीन जो है लास्ट में हो रहा, जो कंटिन्यूटी है भावनाओं की, इमोशंस की, वो ब्रेक होती है। और रंगमंच में हमें तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। हमने अच्छा किया तो ऑडियंस ने उसी समय तालियां बजाई, बुरा किया तो उसी समय कुर्सियां चरमराई, तो हम उसको ज़्यादा जो जीवित उसमें हमें तालियां मिलती हैं, हम उसके मुरीद हैं, वो हम लोग को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजकल के जो युवा हैं उनका रुझान थिएटर एक्टिंग की तुलना में कैमरा एक्टिंग की तरफ अधिक है? हाँ, ये है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, आज हर आदमी दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहा है। हर आदमी चाहता है कि उसको बहुत जल्दी नाम उसका हो जाए, उसको बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन बस मैं एक बात इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, कि आप रंगमंच को अपना सीढ़ी ना बनाएं कैमरा एक्टिंग के लिए या फिल्मों के लिए जाने के लिए, या आप OTT और सीरियल्स के जाने के लिए। आप उसको सीढ़ी ना बनाएं, आप सीढ़ी बनाएं। अगर आप रंगमंच में आते हैं, रंगमंच के माध्यम से फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो आप कम से कम इतने कमिटेड ज़रूर हों कि मैं 3 साल या 2 साल या 5 साल जो है मैं रंगमंच करूंगा और उसके बाद मैं उधर का रुख करूंगा, तो गलत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको जो ट्रेनिंग आपको जिस उस लायक बना रही है, तो उसके प्रति आपकी भी कोई ना कुछ डेडिकेशन और डिवोशन आपका होना चाहिए। आपकी प्रतिबद्धता उनके साथ होनी चाहिए कि नहीं, मैं 2 साल थिएटर करूंगा, उसके बाद मैं वहाँ जाऊंगा, क्योंकि अंततः आपको पहुंचा तो वही रहा है ना। सर, जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि एक तरफ है रंगमंच, दूसरी तरफ है हमारा कैमरा एक्टिंग। तो इन दोनों के बीच में एज अ एक्सपर्ट आप यह पाते हैं कि थिएटर एक्टिंग हमेशा से कहीं ना कहीं जननी रही है, कहीं ना कहीं वहीं से सारे अभिनय जन्म लेते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसी में हम ज़्यादा दक्ष हो सकते हैं, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो दूसरी तरफ सवाल आता है कि जो आज का दौर है, OTT का दौर है, कैमरा एक्टिंग का दौर है, इसकी तरफ युवाओं का रुझान अधिक है, दे लाइक इट मोस्ट। सो इन सब के बीच में मेरा एक सवाल बड़ा जेन्युइन है कि सिनेमा ने बहुत सारे आंदोलन देखे पूरे विश्व में। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में किसी आंदोलन की ज़रूरत है? अगर है तो क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर सिनेमा की बात करें, या अब तो सिनेमा को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है आपके OTT और इन कहा जाए धारावाहिक और ये जो अलग अलग चैनल है, तो उस तरह के कोई क्रांति की या कहा जाए कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सिनेमा में। सिनेमा अपने आप वक्त के साथ अपने को बदलता रहता है। कोई भी कला हो वो वक्त के साथ बदलती रहती है। चाहे हम रंगमंच की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, या हम पेंटिंग की बात कर लें, या मूर्तिकला की बात कर लें, समय के साथ साथ जैसे हमारे विचार बदलते हैं, जैसे जैसे हमारे वैल्यूज़ बदलते हैं, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों में बदलाव आता चला जाता है, जो कि कहा जाए स्वतः है। उसमें कोई आंदोलन की हमें नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का यंग लॉट आ रहा है हमारे, आप अगर देखें कि पुरानी समय की बात कर लें तो कितने बड़े बजट की फिल्में बनती थी, और जो यंग लॉट है वो बहुत कम बजट की फिल्में, नए चेहरे को लेकर के फिल्में बना रहा है, और वो सक्सेस हो रही, वो कहीं ज़्यादा कमाई कर रही, बहुत कम बजट पैसा लगा करके ज़्यादा कमाई कर रही, बनस्पत इसके कि वो करोड़ों लगा करके कुछ करोड़ और ज़्यादा वो कमा लेते हैं। तो ये अपने आप में क्रांति है। आज किसी चेहरे की मोहताज हमारी फिल्म या OTT नहीं है। अगर अभिनेता अच्छा है, सक्षम है, वो नया चेहरा है, तो वो एक क्रांति अभिनेता के तौर पे भी है कि नए चेहरे को लेकर के हमने फिल्म बनाई या हमने कोई सीरियल बनाया, और वो कहीं पुराने जो इस्टेब्लिश अभिनेता हैं उनसे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में उसने कमाई की। तो ये एक क्रांति है। लेकिन उस तरह की क्रांति की हम बात करें कि अब बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बदलाव समय के साथ चल रहा है, और वो हमें दिखाई नहीं देता। बदलाव वही दिखाई देता है जो सडन एकदम से हो जाता है। तो सडन नहीं, ये स्वतः अपने आप बदलता चला। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है आपको कि मेथड एक्टर्स की डिमांड अब बढ़ रही है? ये एक ऐसा शब्द है, मेथड और रियलिज्म। आजकल
मतलब कोई भी, जैसे हम बात कर लेते हैं, अब हम नाम लेना चाहें तो अगर मेथड एक्टिंग की बात करें, मेथड एक्टर्स की बात करें, तो लोग नसीर भाई की बात करते हैं, इरफान साहब की बात करते हैं, आप पंकज कपूर की बात करते हैं, ओमपुरी साहब की बात कर लेते हैं, लेकिन उस समय श्रीराम लागू की आप बात कर लीजिए, आप बलराज साहनी साहब की आप बात कर लीजिए। ये सारे के सारे लोग ट्रेंड लोग हैं। इन लोगों ने ये शब्द इंडस्ट्री में लेकर के आए कि मैं मेथड एक्टिंग को फॉलो करता हूँ या मेथड सिस्टम को फॉलो करता हूँ। बलराज साहनी तो ओरिजिनली वो मास्को से ही लेकर के आए थे, वो तो वहीं से ट्रेंड होकर के आए थे, मास्को आर्ट थिएटर से, जहाँ से ये शब्द आया है। स्टेनिस्लवस्की साहब ने जहाँ से ये शब्द दिया मेथड एक्टिंग, या स्टेनिस्लवस्की की हम बात करें, स्टेनिस्लवस्की सिस्टम, या रियलिज्म की बात करें, रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करें, ये शब्द वहां से आए। लेकिन ये हम आज मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, लेकिन हम अपने नाट्य शास्त्र, जो कि सबसे पुराना शास्त्र है, सबसे पुराना शास्त्र है, ये तो हमारे यहाँ शुरू से ही ये रहा है। जब से नाट्य परंपरा पनपी है, शास्त्र लिखा, नाट्यवेद की रचना हुई है, हमें तब 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया है। तो आज हम उसको मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। रियलिज्म की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ भी वो माना गया है। मेथड एक्टर क्या है? मेथड एक्टर तो हमारा जो फोक है, फोक आर्टिस्ट है, वो भी मेथड एक्टिंग को अपनाता है, जो उसका प्रोसेस है उसको अपनाता है। तो मेथड एक्टिंग रियलिज्म की बात है। हम जो चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं, उसको पूर्णतः आपके सामने उस चरित्र का भ्रम पैदा करें, इल्यूजन क्रिएट करें, और लोगों का ये कहना है कि हम वैसे ही हो जाएं। तो बड़ा इसका जो हमारी जनरेशन, नई जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, सही लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत है कि आप जैसे हैं, जो चरित्र है, आपको बिल्कुल वैसा ही होना पड़ेगा। आपको वैसा नहीं होना पड़ेगा, आपको उसका इल्यूजन क्रिएट करना होगा। वो है मेथड एक्टिंग, वो है आपका रियलिज्म की बात करते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको वैसा ही होना पड़ेगा, तो फिर तो मर्डर का सीन है, तो आपको मर्डर भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये शब्द आए हुए हैं। इन शब्दों को बहुत सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि युवा जोश से भरा हुआ होता है। उसको ये लगता है कि बस हमें तो पूरा डूब जाना है किसी भी चरित्र में, और डूब करके चरित्र को करना है। एक ट्रांसपेरेंट वॉल की बात करते हैं। अगर आप मेथड एक्टिंग की बात आपने की है, तो हम रियलिज्म में एक पूरी तरह से डूबते भी हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट वॉल एक्टर और कैरेक्टर के बीच में होती है, जो हमेशा नॉक करती है कि तुम सुरेश हो, दिनेश का रोल कर रहे हो, तुम दिनेश हो नहीं। तो वो ट्रांसपेरेंट वॉल का होना एक हिसाब से देखा जाए अति आवश्यक है, और वही मेथड एक्टिंग है कि आप महसूस करके पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ आप उस चरित्र का निर्वाह करें। और हमारे नाट्यशास्त्र में भी लिखा गया है, पर काया प्रवेश की हम बात करते हैं, दूसरे की काया में प्रवेश करना, यानी कि दूसरे के चरित्र में जाना, या अपने शरीर में दूसरे चरित्र को धारण करना। तो ये हमारे शास्त्रों में भी, नाट्यशास्त्र में भी, नाट्यवेद में भी लिखा गया है। अब आप उसको मेथड एक्टिंग कह लीजिए, या हम अभी शास्त्रों की बात करी, तो जाहिर सी बात है, मेरा जो ध्यान आपने साहित्य की ओर अग्रसर कराया, तो कहीं न कहीं अक्सर यह देखा जाता है कि नाटक का, थिएटर का साहित्य से बड़ा प्रगाढ़ संबंध रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो मौजूदा साहित्य है, वह कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है थिएटर को? देखिए, हम तो जब छोटे थे तो हमें लिखाया जाता था, निबंध दिया जाता था, सिद्ध कीजिए कि साहित्य समाज का दर्पण है। और साहित्य का ही एक हिस्सा नाटक है, उसी का एक हिस्सा नाट्य विधा है। हमारे यहाँ प्राचीन उसमें कहा गया है दृश्य काव्य, जिसको आज हम नाटक कहते हैं। लेकिन हमको जो इसका नाम दिया गया था, शास्त्र की बात करें, नाट्य शास्त्र की भी बात करें, तो दृश्य काव्य के नाम से हमको इस ड्रामा से या इस थिएटर से परिचित कराया गया। जिंदगी में या समाज में जो भी घटित होता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे साहित्य में आता है, चाहे साहित्य की वो किसी भी विधा हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, या काव्य की विधा हो, या नाट्य की विधा हो। तो इससे अछूता नहीं है। हमारे समाज में, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से देख लें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लें, या ग्लोबल उस पर देख लें, तो जो जो घटित हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर हमारे इस नाट्य विधा के ऊपर भी पड़ता जा रहा है। वो लेखन के ऊपर पड़ रहा है, लेखन के साथ साथ उसके प्रस्तुतिकरण के ऊपर भी उसका असर आ रहा है। तो इससे हम बिल्कुल अनछुए नहीं रह सकते कि जो साहित्य में, जो भी समाज में घटित हो रहा है, उसका नाटक से कोई लेना देना नहीं। नाटक के साथ पूरी तरह से, साहित्य के साथ नाटक जुड़ा हुआ है, और हर नाटककार, हर साहित्यकार वही चीज़ें लिखता है जो उसके आसपास घटित होती हैं, उसको थोड़ा कल्पनाओं में ले जा करके उन चीज़ों को विस्तृत उसका विस्तार करता है, और जिसको लेकर के हम नाट्यकर्मी
तो फिर हमारा ये सवाल अगला है कि फिर वो कौन सा साहित्य होगा जो मौजूदा समय में लिखा जा रहा है? कोई ऐसा साहित्य है जिसको आप सलाह देना चाहेंगे हमारे नवोदित एक्टर्स उन्हें पढ़ें, समझें या फिल्म मेकर्स समझें? आपने बहुत सही सवाल किया कि नवोदित हमारे एक्टर पढ़ें, समझें और वो करें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं माफ़ी के साथ ये बात कहता हूँ कि नवोदित एक्टर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है पढ़ाई। वो पढ़ना नहीं चाहता, उसकी पढ़ाई मोबाइल है। वो नाटक का सार पढ़ता है और नाटक को डिस्क्राइब कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। एक अच्छे अभिनेता होने के नाते आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और नया साहित्य क्या हो? नया साहित्य तो यही है जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, जैसा हमने पहले कहा है। कुछ अलग से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम ये ज़रूर सोच सकते हैं अपने जो आने वाले जो नए हमारे नाट्यकर्मी हैं, जो हमारे नए छात्र हैं, कि भाई आप रिटर्न उस पर मत जाओ। अगर आपको लगता है, आप आइडिया कोई ले लो, आइडिया को इवॉल्व करो। पहले क्या होता था कि हमारे ग्रुप से ही नाटककार पैदा होते थे, जो हमारी संस्थाएं होती थी, जो हम ग्रुपों में काम करते थे, उन्हीं हमारे बीच में से ही कोई आइडिया को लेकर के एक्सप्लोर करता था और हम इम्प्रोवाइज़ करके किसी नाट्य संरचना करते थे और उसको प्रस्तुति करते थे। अभी फिर से ये जिसको हम थिएटर लेबोरेटरी की बात करते हैं, प्रयोगशाला की बात करते हैं, बहुत जगह पे इस तरह की प्रयोगशालाएं आई हैं जहाँ पे जो रंग समूह है, रंगकर्मियों का जो समूह है, वो एक सामूहिक रूप से किसी आइडिया पे काम करता है, उसको इम्प्रोवाइज़ करता है, फिर उसको दर्शकों के बीच में लेकर के जाता है। हम आपकी पसंद अलग है, हमारी पसंद अलग है, किसी और की पसंद अलग हो सकती है, लेकिन हम जब ग्रुप में काम कर रहे हैं और हमें किस समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे दर्शक कौन हैं और हम क्या, क्योंकि नाटक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन के साथ हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात कहना भी चाहते हैं। हम क्या बात कहना चाहते हैं, अगर क्लियर है, आज समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बात की जागरूकता की ज़रूरत है, किस बात से हम समाज को अवेयर कराना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास रिटर्न उसमें नहीं है तो बेहतर ये है कि हम अपने आप इवॉल्व करें, अपने ग्रुप में चीज़ों को इवॉल्व करें और वो ले जा करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। तो इस चीज़ को नए जो हमारे कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो आप अपने सुविधा अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार आप खुद अपनी स्क्रिप्ट, अपना आलेख का जो है निर्माण करें, उसको प्रस्तुत करें। चलिए, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, और वह सवाल है हमारे विद्यार्थियों को लेकर के, हमारे नवोदित एक्टर्स को लेकर के, नवोदित फिल्म मेकर्स को लेकर के, नवोदित थिएटर आर्टिस्ट को लेकर के उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आपके पूरे जीवन के अनुभवों का निचोड़ उन्हें देना हो तो क्या होगा, वो बात क्या होगी? ये कहना कि नवोदित एक्टर का क्या, या नया कलाकार को, या फिल्म का हो, या थिएटर का हो, या जो हमने एक बात कही कि जो हम लोग को सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है, और मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभिनय जो है वो सिर्फ अच्छी आवाज़, अच्छा शरीर से नहीं होता है। एक अभिनेता को या एक कलाकार को, चाहे वो कैमरे के आगे हो, चाहे कैमरे के पीछे हो, उसको शायद सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अभिनेता को जितना पढ़ना पड़ता है, अगर वो सीरियसली वो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है और गंभीर है, तो जितनी मेहनत वो इस फील्ड में कर रहा है, उसका अगर वो 60% भी कर ले तो आसानी के साथ वो IAS की जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर कर सकता है। लेकिन हमारी ये जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ से बचती है। उनको लगता है हमारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, हमारे पास बेस है, मैं बेस में बोलता हूँ, मेरे डोले शोले हैं, मेरे गोरा चिट्टा हूँ, 6 फुट 2 इंच का हूँ। ये गलतफहमी से मैं उनको कहता हूँ कि इस गलतफहमी से निकलो। बहुत सारे हमारे स्टार के बच्चे हैं जिनके पिताओं ने उनको प्रोड्यूस किया है, उनके लिए फिल्में लॉन्च की हैं, लेकिन आज वो कहाँ हैं? उनके पास वो सब कुछ था, एक अच्छा शरीर, एक अच्छी आवाज़ और अच्छा पैसा, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, उस बात को कहने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से देखने वाले, सुनने वाले समझ गए होंगे। तो अभिनेता को सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसको हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो
इतिहास हो, और सिर्फ अपने ही देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि कोई भी चरित्र कहीं का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भारत का चरित्र। हमारा पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका हर 200 किलोमीटर के बाद बदलता है। खान पान, फिर हर चीज का असर हमारे चरित्र के ऊपर पड़ता है। किस बैकग्राउंड से आया है, किस परिवार से आया है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें अगर आज एक इंडस्ट्री लगाई है, 4 साल के बाद अगर वो ग्रो नहीं कर पाती है तो उसके पीछे रीजन क्या, तो उसका भी उसको एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी पूरी होनी चाहिए। उसको मतलब हर सब्जेक्ट उसको पढ़ना होता है, जानना होता है। तो अभिनय सिर्फ संवाद बोलने की कला नहीं है, अभिनय समझने की, जीने की कला है। और थिएटर सिर्फ आपको एक्टिंग करना नहीं सिखाता, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आप अपने को कैसे पेश करें, कैसे प्रस्तुत करें, अपनी बात को कैसे रखें, ये सारी चीज़ें आपको रंगमंच या थिएटर या कला देती है। तो मुझे लगता है कि अपने युवा दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अनुरोध करूंगा, भाइयों प्लीज़ आप पढ़िए ज़रूर, तभी आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ किरदार करने के बाद फिर आप कहाँ होंगे हमें नहीं पता। बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। निस्संदेह हमारे आज के जो भी श्रोता होंगे वो इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि आपने जो बात करी मौजूदा दौर में साहित्य की, मौजूदा दौर में सिनेमा के, इतिहास की, आर्टिस्ट की, एक्टर्स की, ये ज़रूरी चीज़ है। और सबसे अंत में जो बात है, जो सलाह है, वह है पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त सुमित को इजाज़त। नमस्कार।